बिहार किसका है, बंगाल किसका है, गुजरात किसका है, महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप के लगेगी, झारखंड सबके बाप के लगेगी, लेकिन हमारे बाप के लगे, लेकिन हमारे बाप के खून बहा है। घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी खतरनाक होती है। यह इनकलाब जो निकला है आज हक के सीनों से, यह आफ्ताब जो निकला है आज धधकते सीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, शीश कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। आज पिछले साल भर से लगातार हम लोग आंदोलन, हमारा खाना आंदोलन, नहाना आंदोलन, सोचना आंदोलन, बीते साल भर में लगभग लिखित तौर पर 410 जनसभाएं शायद देश के प्रधानमंत्री अपने जीवन में नहीं किए होंगे। लेकिन आज की यह सभा कुछ नई है, क्योंकि बीते एक साल में बहुत प्रेशर, बहुत टॉर्चर, बहुत ट्रोल, बहुत हेट झेले, लेकिन कोई हमको डिगा तक नहीं पाया। लेकिन बीते 2 दिन में कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटी, मेरे दिल के बहुत करीब विकास और प्रकाश नामक मेरे 2 साथी थे, जिनका आकस्मिक, दोनों 23 साल के थे, उनका देहांत हुआ और हमको थोड़ा दुख लगा, हम दर्द में थे। लेकिन आज अपने दर्द को छिपाकर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों का दर्द उससे लाख गुना ज्यादा है, इसलिए आज यहाँ आए। एक पल तो लगा कि इस आंदोलन से हम लोग जख्मी, इस घटना के बाद कहीं जख्मी ना हो गए, लेकिन किसी ने ऑटो में देखो, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी खतरनाक होती है। और बिल्कुल मुझे तो पूरा विश्वास है, चाहे विधानसभा हो या राजभवन हो, कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का नया भाषण, वे कहते हैं कैसे लिया झारखंड, तो उनके समर्थक कहते हैं लड़के लिया झारखंड। वे मोटा मोटी 20 साल से विधायक हैं, एक भी वीडियो उनको जारी करने बोलिए जहां उन्होंने ये नारा दिया है कि लड़के झारखंड, ये नारा हम लोगों का है। अब बात करते हैं राजभवन की। 29 तारीख जिस शाम को हम अपने 2 साथियों को कांधे पर ले जाकर उन्हें शमशान में दफनाते हैं, उसी समय विधायक कहीं ना कहीं वापस होता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि शेर जख्मी हुआ है, ये टाइम अच्छा है। यानी कहीं ना कहीं वे हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं। आज गांधी मैदान, गांधी यानी अहिंसा का संदेश, गांधी यानी आंदोलन, गांधी यानी शांति। लेकिन आज यदि गांधी के देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अशांत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन हुक्मरान पर सवाल खड़ा होता है जिन्हें हमने चुनकर भेजा है। आज लोगों को, खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये भारत से अलग कटकर एक नया झारखंड राज्य, बिहार राज्य से कटकर एक नया अलग झारखंड राज्य बना। उस समय जो हमारे राज्य के पहले राज्यपाल थे, राज्य के सर्वोच्च रहनुमा माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक लाइन कहा था कि जिन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य होगा। यानी कितनी उम्मीदें थी इस राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति को, जिसे राज्यपाल कहते हैं, कितनी उम्मीदें थी कि यह राज्य नंबर 1 पर आएगा। लेकिन आज 22 साल बीत चुके हैं। आज अगर इस राज्य के बारे में समीक्षा करने जाएं, आज अगर इस राज्य को जांचने जाएं, तो ये पीछे से कभी नंबर 2 पे मिलेगा, कभी नंबर 3 पर मिलेगा, कभी नंबर 4 पर मिलेगा। क्या इस दिन के लिए हमने नया झारखंड राज्य लिया था? एक बात कहिए, यदि हम कहें बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है, किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए? तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार किसका है? बंगाल किसका है?
गुजरात किसका है, महाराष्ट्र किसका है, तो झारखंड सबके बाप के लगेगी, झारखंड सबके बाप के लगेगी, लेकिन हमारे बाप के लगे, लेकिन हमारे बाप के खून बहा लो। हम शहीद का बेटा है, मेरा बाप का झारखंड है, क्योंकि मेरे बाप का खून बहा झारखंड बनाने में। आज गवर्नमेंट में बैठे लोग पॉलिसी लेकर आते हैं, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहां से 10वां 12वां पास करेगा, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहां पैदा होगा। अरे भाई, आप लोग विधायिका के अंग हैं या फिर आप लोग मडारी हैं, आप लोग ताश जुआ खेलने वाले लोग हैं। ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा। नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित, झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो नीति थी कि जो यहां जन्म लेगा उसे झारखंडी में नियोजन का अधिकार मिलेगा, क्या किसी भी तरह से संवैधानिक और नियमता है कि कोई यहां पैदा होगा उसे झारखंडी मान लिया जाए? क्या ये संवैधानिक है? यदि ये संवैधानिक है तो कोई तो ट्रेन में पैदा हो जाता है, ट्रेन उसका होना चाहिए। कोई अस्पताल में पैदा होता है, अस्पताल उसका होना चाहिए। पैदा होने मात्र से उसे झारखंडी कैसे माना जाए? वर्तमान सरकार नियम लेके आती है 10वां 12वां पास। अरे हम लोग भी यहाँ जितने लोग हैं, कोई मामा घर से, कोई मौसी घर से, कोई फुआ घर से मैट्रिक पास किए हैं ना। तो फुआ घर से, मामा घर से, मौसी घर से मैट्रिक पास करने के बाद क्या मामा फुआ मौसी ने हमको वहां अधिकार दिया है? तो मात्र 10th और 12th पास करने से पूरे भारत के लोगों को झारखंडी मान लेना कहां का इंसाफ होगा? आज लोग बार बार दुहाई देते हैं कि झारखंड की पॉलिसी असंवैधानिक है। एक बात बताइए, ये संविधान का हवाला, ये संविधान का डंडा केवल झारखंड पर, या जो लोग संविधान की बात करते हैं क्या उन्हें संविधान की जानकारी है? यदि नहीं है तो आप केवल अनुच्छेद 15 और 16 में क्यों रुकते हैं? अनुच्छेद 19 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 171 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 371 तक पहुंचिए और उसे पढ़िए क्या लिखा है। ये भारत का संविधान बड़ा खूबसूरत है, ये कहता भी है नहीं भी कहता है। भारत का संविधान आर्टिकल 171 171 क्या कहती है विधानसभा के लिए कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, कहती है ना। भारत का संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 वो कहती है कि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए। हमारे यहाँ 81 है, कहती है ना। लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371 जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 में काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 171 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 में काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांवपेच, ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई हैं। एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने के लिए किया है। हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने किसी को घर से भगाया है? हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए किया है। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर हमने एक नया झारखंड बनाया। यही आपके हजारीबाग जिला के अंतर्गत बिशुनगढ़ प्रखंड है, वहां एक बलक मक्का नामक गांव है। एक गांव में सात लोग शहीद हुए। शहीद नहीं हुए, उनका गला किसी का काटा गया, किसी के गोलियों से छलनी किया गया, तब जाके हमें राज्य मिला है। क्या कभी इस दर्द का आभास इन सत्ता में बैठे लोगों ने किया है कि हमने किन परिस्थितियों में ये राज्य लिया है?
इसलिए आज जितने भी नौजवान जो अपने घर से बाहर छात्रावास में जाकर तैयारी करते हैं, कभी उनके दर्द को किसी ने समझा है कि किस प्रकार हम अपना मुर्गी, चंगना, छगरी, पटरू, गाय गोरू बेचकर अगर हमारी माओं के पास अगर पुरखों का गहना है उसे गिरवी रखकर अपने खेत का जमीन का टुकड़ा किसी को कर्ज में रखकर बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते हैं। उन पैसों को गठरी में भेजकर बच्चों को हजारीबाग, किसी को रांची, किसी को धनबाद भेजा जाता है। इस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि जब बच्चा घर वापस आए तो एक छोटी सी नौकरी लेकर आएगा। और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करता है। वो अपने सारे दुखों को भूलकर, अपने संगी साथियों को भूलकर एक छोटे से लॉज में जहां सबसे कम दाम में उपलब्ध हो पाता है वहां तैयारियां करता है। अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, कोई तो 15 साल लगा देते हैं। अचानक उसके पास विधानसभा से लिखित चिट्ठी जारी होता है कि आपकी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। क्या कभी ने सोचकर देखा है उसके साथ क्या बीतता है? लोग आश्वासन देते हैं कि उम्र की सीमा बढ़ा देंगे। एक बात बताइए, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं वे लोग अगर उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए तो सक्षम है, लेकिन जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं उम्र की सीमा बढ़ाकर उन्हें घोड़ा बना देंगे क्या? आज होमगार्ड का मामला हजारीबाग में पेंडिंग है, आज होमगार्ड का मामला धनबाद में पेंडिंग है, वो 2017 की बहाली है। आज यदि आप उनको कह भी देते हैं कि हम आपकी उम्र की सीमा को बढ़ा देते हैं, क्या उन्हें फिर से 5 फीट का हाई जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 16 फीट का लॉन्ग जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़वा सकते हैं? तो वास्तव में इनके पास विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, ना इनके पास दूरदर्शी सोच है। इसलिए आज झारखंड के तमाम नौजवानों को, पढ़ने वाले छात्रों को आज एक जगह आकर इस आंदोलन को भागीदारी देना होगा और प्रयास करना होगा। इतना जोरदार हमला हो सरकार पर, या तो सरकार बैकफुट पर जाए या 24 में सरकार कहीं ना रहे। कब तक, आखिर कब तक हम अपने सपने को अपनी आंखों के सामने ओझल होते हुए दूर होते हुए देखना पसंद करेंगे? हमने किसी का क्या गुनाह किया है? यही नहीं, आज बहुत सारे लोग यहाँ आकर बात रखें बाहरी भीतरी। जी नहीं, जो लोग अगर बाहरी भीतरी का प्रश्न खड़ा करते हैं मैं उन्हें 2-3 उदाहरण दूंगा। जब ये आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था, हमें बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था। उन्होंने धनबाद के एक वकील को फोन किया, बोला उस लड़का से हमको बात कराओ। उन्होंने वकील को फोन किया, वकील साहब किसी तरह मेरा नंबर जुगाड़ किया, हमको कॉन्फ्रेंस में बात कराया। हाईकोर्ट जो कि बिहार मूल के हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आपकी इस भाषा की लड़ाई में बिल्कुल आपके साथ हैं, क्योंकि यदि सभी लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग अगर भाईचारा के नाम पर झारखंड में कब्जा कर लेंगे तो झारखंड बनाए क्यों था? यह कथन मेरा नहीं है, बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज का है, जिन्होंने मुझे लगभग फरवरी महीना में फोन किया था मानव श्रृंखला के बाद। बोला बिल्कुल आपका जो भी लॉजिक आप रखते हैं बिल्कुल सत्य रखते हैं। झारखंड के लोग जिस समय खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में, भीड़ों में रहते थे, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। आप एजुकेशन को लेकर उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। आप उनके एक ही शिक्षा के स्तर में दोनों को बैठा दिया जाए, आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो आपकी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक है। एक हरियाणा के जाट नेता का फोन आया जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने भी कहा कि यदि जो लोग झारखंड के दर्द को नहीं समझ रहे हैं और जो लोग इसे बाहरी भीतरी का नाम दे रहे हैं, उनसे एक ही सवाल किया जाए कि पूरा इंडिया एक रहता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा इंडिया एक रहता, और यदि बंगाल के किसी अभ्यर्थी को केरल में मास्टर बना दिया जाता, क्या हैंडलिंग कर पाते हैं? गुजरात के किसी अधिकारी को नागालैंड में इंस्पेक्टर बना दिया जाता, क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाते? तो इस बात को अगर आप समझते हैं तो इस बात को भी समझना होगा, झारखंड की लड़ाई सही है। अभी बताइए, यदि बैरियर नहीं होता
राज्यों के लिए अलग अलग नियम नहीं होते हैं, तो आज क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल हो पाती? क्या एक मलयालम बोलने वाला केरल का इंसान झारखंड के क्षेत्र में विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे देश की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, और उसी के तहत आपको सबके अधिकार को सुरक्षित रखना होगा। आज लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान असंवैधानिक है, ये अंग्रेजों के काल का है। बोले भैया आप इतना हमको मत सताइए, अब हम लोग को इतना परेशान ना कीजिए। आप किस कानून की बात करते हैं और कौन से संविधान की बात करते हैं? अरे हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अब हम लोग भी अनपढ़ जाहिल नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। आप जिस संविधान की बात करते हैं और आप जिसे अंग्रेजों के काल का कानून मानते हैं, तो पलटिए थोड़ा सा, आप फ्लैशबैक में पीछे जाइए। सन 1990 भारत के संविधान में 66वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? CNT जो 1908 में बना कानून है, उसकी 3 अध्याय को 66वां संशोधन करते हुए 1990 में भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। तो क्या 1908 का कानून जो CNT कानून है वो अंग्रेजों के काल का कानून नहीं है? तर्क से बात कीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिकली बात कीजिए कि इसी देश में, आजाद भारत में, और उसी अनुसूची 9 में, जिस अनुसूची में भूमि सुधार कानून स्थापित किए जाते हैं, कानून नंबर 209 में, भारतीय संविधान अनुसूची 9 में 1990 66वां संशोधन 1908 CNT कानून शामिल किया गया है। तो हम यदि 1932 को आधार मान रहे हैं, और हमने तो स्पष्ट कहा, यदि आपको ऐसा लगता है इस भूभाग में अन्य प्रदेशों के लोग अगर रहते हैं और उनका अपने प्रदेश में कोई नाता नहीं है, तो आप स्थानीयता 1, 2 परिभाषित कीजिए। बहुत जगह है, जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3 तक है। कानून बनता है इंसान के लिए, इंसान कानून के लिए नहीं बनते हैं। और आप किस कानून की बात करते हैं? मंत्रीगण ओडी में चलते थे, सॉरी एम्बेसडर में चलते थे, समय बदला, BMW, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर। अरे भाई एक एक को गाड़ी बदलता गया, यानी कानून बदला ना? गाड़ी रखना भी कानून है ना? एक एक को गाड़ी बदला यानी कानून बदला। तो मैंने कानून सिर्फ जनता को दबाने के लिए है क्या? नेताओं का मन किया तो गाड़ी बदल गया, नया कानून बन गया। उनको मन किया तो सत्यावन किया, तो अपनी अर्धांगिनी और आधी अर्धांगिनी के साथ लतरा तो डैम चल गए। तो हमारे लिए एक नियोजन नीति नहीं बनेगी? आज माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य में जोहार खतियानी यात्रा लेकर घूम रहे हैं। अरे महोदय, वो कहते हैं ना कि अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं है और आप छठियारी का सामान लेकर आए हैं। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा साहब सुरा सुंदरी में मस्त है। हमारे छात्र, पढ़ने वाले छात्र, आप गांव में जाइए। मेरे ही गांव से 15-16 स्टूडेंट धनबाद तैयारी के लिए जाते थे। जब से वैकेंसियां रद्द हुई है, उनकी संख्या सीधा 2-3 हो गई। हम लोग पूछे कि क्या कारण है, तो बोला था कैसे हिम्मत करें, जीवन का 5 साल, 6 साल, 7 साल जाता है। अरे समय जाता है तो अलग विषय है, बाप की आधी पूंजी चली जाती है, मां की रोशनी चली जाती है, छोटे भाई का सपना टूट जाता है। तो क्या करें? आखिर पढ़ना भी तो इसीलिए चाहते हैं कि एक नौकरी करें, और नौकरी भी तो इसीलिए करना चाहते हैं कि छोटी सी कमाई हो जाए। तो हम 5 साल अपना बर्बाद करने के बाद अपने बाप की आधी पूंजी बेकार करने से अच्छा है हम खेतों में हाथ बटाएं। पैसा कमाने से तो मतलब है। तो इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं इस बार निरन महीना में खेती करेंगे, धान के बाद गेहूं लगाएंगे, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे। सोचिए कितना दर्द, सोच के देखिए कितने दुख में है हमारे छात्र। बस एक पॉलिसी नहीं बना है। ये कैसा राज्य है? आज अगर इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम IAS पर, क्योंकि IAS का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा, कि आप लोग IAS है कि गधा हैं?
भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम टूटे हुए लोग, हम लोग जख्म खाए हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप आईएएस बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए। क्यों अन्य राज्य नहीं है? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहां 7% रिजर्वेशन है 3rd और 4th में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ जेपीएससी 3rd और 4th छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो राज्य स्तर के अधिकारी बनने की नौकरियां हैं तेलंगाना में वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती हैं? संविधान का तो मतलब होता है समजोड़ विधान, सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य है उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं। हम स्वीकार करते हैं। और तो हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात, नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए, स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं, तो वैकेंसी है किसके लिए? तो इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं, मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खदान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वो साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आया? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें। आप क्या करें हमें मालूम नहीं है। आप विधानसभा के भीतर हैं, आप क्या करें हमको मालूम नहीं है। आप एक निर्धारित समय के भीतर नीति नियम बनाइए, और नहीं तो फिर सिंहासन खाली कीजिए, जनता आती है। यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं नीति बनाने का, तो आपको अधिकार नहीं है इस देश के, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव में आप लोग संविधान का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो झारखंड बना किस उद्देश्य के साथ है, झारखंड का गठन क्यों किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए, सुरक्षार्थ के लिए नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन के भीतर बनाइए। ताली बजाइए। यदि आप
नीति नहीं बनाते हैं तो अच्छा कहिए या बुरा कहिए, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। यदि आपकी रांची की विधानसभा में नीतियां नहीं बनेंगी तो सादे कागज में लिख के ले लीजिए, हम लोग 2024 में झुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और यदि पढ़ने वाले छात्र हताशा में, निराशा में अगर इस तरह का रास्ता अगर चुन लेते हैं तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी। इसकी जवाबदेही हमारे जो कायदे कानून को संचालन करने वाले, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने वाले लोगों के ऊपर होगी कि आपने इस राज्य को कहां धकेला है। आज पढ़ने वाले नौजवान अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, आज वे इनकलाब करने आए हैं। यह गांधी मैदान जो शांति प्रेम का संदेश देता है, जो युवाओं को प्रेम करने के लिए आकर्षित करता है, वो प्रेम करके छोड़ के इनकलाब कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है यह राज्य बहुत बड़े संकट में है। इस संकट का निवारण आज हमें और आपको करना होगा। यदि आज हम लोग इस संकट का निवारण नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इस राज्य में ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनेंगी जिस राज्य से हमें बाहर कर दिया जाएगा। और ये कानून क्या उनका जिम्मा हमने लेके रखा है? आप देखिए, अब थोड़ा सा हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या फिर थोड़ा सा हम लोग खनन नीति पर जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य में ईसीएल, ईस्ट कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सीसीएल यानी सेंट्रल कोल लिमिटेड है। कुल मिलाकर कोयला खोदने की 8 यूनिट हैं, जिनमें 3 यूनिट हमारे झारखंड में है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं, आप डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से आप अवगत होंगे कि झारखंड में जब कोयला खोदा जाता है तो किस प्रकार रैयत को, जिसका जमीन है, उसे मार पीट कर भगाया जाता है। कोई ना कोई आपके रिश्ते नाते में होंगे। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार के क्षेत्र में कोई ना कोई आपके भोगी होंगे। लेकिन यही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, जिस प्रकार हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला खोदने का काम करती है। पता है वहाँ क्या होता है? सबसे पहले कंपनी अपना डाटा बनाती है कि जो खनन होगा वो कितने बड़े क्षेत्र में होगा, और फिर वहाँ जाके क्या करती है, जो भी लोग विस्थापित होंगे, विस्थापन होने से पहले उनको घर बना के देती है। इसी देश में, इसी भारत में एनसीएल ये कार्य करती है और बीसीसीएल बुलडोजर लगा के हमारा घर तोड़ देती है। इसी देश में नागपुर में डब्ल्यूसीएल है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, वहां भी इन्हीं कानूनों को, इन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई विस्थापित होने वाला है तो पहले चिन्हित किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक एस्टीमेट दिया जाता है और समय के भीतर उसको घर बना के दिया जाता है। लेकिन आइए झारखंड चले जाइए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में जमीन लिया गया है। आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री पॉकेट का है। मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है, एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है, और नहीं तो साफ कहा गया है, मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा
एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए। अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है। सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो डीसी महोदय हैं, एसडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा। और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य, आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा, एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा। एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता है उसका बेटा वीडियो बनेगा। तो फिर दरोगा साहब कहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं? क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए, आप दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में, गांधी के मैदान में आप आंदोलन करने से रोक रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं बताइए। चलिए, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा कि सभा हजारीबाग में है और प्रशासन घर में जाके हमारे दोस्तों को धमका रही है। अच्छा लगा, गब्बर खुश हुआ। सबसे पहली बात, जितने भी मीडिया के बंधु आए उनका धन्यवाद देते हैं, प्रशासन के लोग आए हैं, जो पुलिस टीम, उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा कानून की जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था है ना, वो क्यों बनाई गई है। भारत देश में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप सब लोग आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। भले आप लोग ड्यूटी करने आए हैं, लाठी डंडा लेके आए हैं, आप गांधी मैदान को जलियांवाला मैदान में बदल लीजिए, कोई गम नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सच्चाई को जान लीजिए कि भारत में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों आई है, कब आई है, कैसे आई है। मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था 1861 में आई है। सबसे पहले 1860 में कानून बना इंडियन पेनल कोड, जो बड़ा बाबू के टेबल में किताब है उसका नाम है इंडियन पेनल कोड। उसे हिंदी में कहेंगे भारतीय दंड संहिता, उर्दू में कहेंगे ताजीराते हिंद, और अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन पेनल कोड। ये 1860 में आया है। उसके 1 साल बाद और एक कानून आया, अंग्रेज लेके आए। उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट का मतलब था, अंग्रेजों ने टीम बैठाई और अपनी टीम से कहा कि बार बार इंडियन लोग विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध को कंट्रोल कैसे किया जाए। बोला देखिए, इंडिया के लोग बहुत गरीब हैं, प्लस आपस में बटे हुए हैं, यदि आप इनके हाथों में एक नौकरी के नाम पर कुछ पैसा थमा दिया जाए तो छोटा भाई खुद बड़ा भाई को पिट देगा। तो बोला देर किस बात की है, क्या किया जाए। तो चलिए कानून बने, उस कानून का नाम रहेगा इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और उसमें तय हुआ कि जितने भी हवलदार, जितने भी चपरासी, जितने भी जमादार और जितने भी पुलिसकर्मी होंगे वो 100% हिंदुस्तानी लोग होंगे। उन्हें किसी को ऊपर लेवल का जॉब नहीं दिया जाएगा, जिसे हम लोग ICS कहते हैं। नेताजी बोस ने पास किया था एग्जाम, आपको पता होगा। इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, और इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहते हैं। इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस। यानी इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन का ना हो, बाकी इंडियन पुलिस एक्ट में इंडियन से भर देना है। क्या काम होगा
कि जब भी कोई किसान, जब भी कोई नौजवान, जब भी कोई छात्र आंदोलन करेगा, इन्हीं इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के माध्यम से जो लोग पुलिस बने हैं, इनके हाथों में लाठी थमा के दम भर के पिटाना है। बुरा मत मानिए दरोगा जी, आज भी वही काम हो रहा है। आज भी बिल्कुल हमारे भाई लोग हैं। आज भी एक भाई वर्दी पहन के उधर खड़ा है, एक भाई तैयारी कर रहा है, एक भाई प्रोटेस्ट कर रहा है, एक भाई लाठी से पीट रहा है।